वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज मैं आरुषि की नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपका फॉर्म नंबर DPT3 कैसे फाइल करते हैं, क्योंकि उसकी ड्यू डेट आने वाली है। ड्यू डेट है इसकी 30 जून। ओके, एवरी ईयर आपको एनुअल फाइलिंग DPT3 फाइल करना होता है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स भी। यानी कि अगर आपने कोई डिपॉजिट्स वगैरह लिए हैं या लोन लिया है तो उसके लिए आपको DPT3 फाइल करना मैंडेटरी है। ओके, तो पहले आपको DPT फाइलिंग से पहले आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताता हूँ ब्रीफ देता हूँ कि ये DPT3 होता क्या है और कब किस किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ई फॉर्म DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ई फॉर्म DPT3 is a return of deposit that companies must be furnished information about deposit and or outstanding receipt of loan or money other than deposits। यानी कि आपने कोई डिपॉजिट्स लिया है या लोन लिया है तो उसके लिए उस केस में आपको ई फॉर्म DPT3 फाइल करना मैंडेटरी है। ओके, जिसके अंदर आपको अपनी पूरी डिटेल आपकी डिपॉजिट्स की और लोन की आपको फिल करनी है। ओके, अब इसके अंदर कौन एप्लीकेबल नहीं है, किनको एग्जेम्पशन है DPT3 फाइल करने के लिए, वो है बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, a housing finance company registered with National Housing Bank, any other company as notified under proviso to subsection 1 to subsection 73 of the Act। ओके, और एप्लीकेबल किन के लिए है, यानी कि ऊपर वाली जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, इनके अलावा सबके लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि DPT3 shall be used for filing return of deposit or particulars of transaction none considered as deposit or both by every company other than गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है चाहे लिमिटेड कंपनी है, उन सब के लिए आपको DPT3 एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है फाइलिंग करना। ओके, अब हम डिपॉजिट्स की बात करते तो रहे हैं, पर ये डिपॉजिट्स होता क्या है और किस किस डिपॉजिट के केस में हमको फाइल डिटेल देनी मैंडेटरी है, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेरिएंट ऑफ फाइलिंग। 2 वेरिएंट है फाइलिंग के, एक है वन टाइम रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। हम यहाँ पे बात करेंगे जो नॉर्मली हम फाइलिंग करते हैं, हम एनुअल रिटर्न की बात फाइलिंग करते हैं। ओके, और डिपॉजिट जो है आपका जो कि कंसिडर नहीं होता, यहाँ पे आपको डिटेल में आपको बताया गया है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट or guaranteed by the government, foreign government or foreign bank, or any amount received as a loan or facilities from the public financial institute, insurance company और बैंक, तो आपका ये डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी बाय ए कंपनी, यानी कि आपने कंपनी से या आपने किसी और कंपनी से आपने अमाउंट रिसीव किया है तो वो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आपने सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी एंड कॉल इन एडवांस है आपका, तो वो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स या रिलेटिव डायरेक्टर्स, तो वो भी आपका डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम एम्प्लॉय से आपने रिसीव किया है जो कि परंतु उसकी CTC से अधिक नहीं होना चाहिए, एनुअल सैलरी से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो भी डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। और एनी अमाउंट आपने कोई रिसीव किया एज ए एडवांस अगेंस्ट गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो भी आपका डिपॉजिट्स में कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आपने कोई 25 लाख या उससे ज़्यादा आपने स्टार्टअप कंपनी के लिए रिसीव किया है आपने इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल नोट, तो वो भी आपका डिपॉजिट्स में कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अगर आपने कोई अमाउंट रेज किए बाय इशूइंग ए सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर विद फर्स्ट या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो वो भी आपका डिपॉजिट्स में कंसीडर नहीं होगा। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर्स भी आपका डिपॉजिट्स में कंसीडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम निधि कंपनी और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट टू चिट फंड
एक्ट 1982 वो भी आपका डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम ए कलेक्टिव स्कीम, अल्टरनेट्स इन्वेस्टमेंट फंड्स और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद SIB, तो वो भी आपका डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। एनी अदर अमाउंट विच इज़ नॉट कंसीडर एज डिपॉजिट अंडर रूल 21C, तो वो भी आपका डिपॉजिट में कंसीडर नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एक ऑडिटर सर्टिफिकेट जो कि आपको अटैच करना है, लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर और लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसके अंदर आपको डिटेल्स आपको फिल करनी है। ओके, जो ड्यू डेट है जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एनुअल की जो ड्यू डेट्स हैं आपकी, जो आपकी एनुअल DTP3 फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट है 30th जून ऑफ एवरी मंथ। ओके, अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। अब DTP3 कैसे फाइल करना है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको SIN नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे प्रीफिल में क्लिक करेंगे। आपका अगर नेट कनेक्शन ऑन है तो आपको नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी, ये आपकी ऑटो फिल होके आएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी 4 ऑप्शंस है। ठीक है, ये बेसिकली आपका डायनेमिक फॉर्म है। आपको जो ऑप्शन चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका फॉर्म आपका मॉडिफाई हो जाएगा, उसके अंदर उसी प्रकार आपकी ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मेरा 1 टाइम की मैंने चूज़ किया तो 1 टाइम के हिसाब से आपकी ये फॉर्म रेडी हो गया बन के। उसके बाद यह 4th ऑप्शन है कि वेदर इस कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक फिल होके आएगा आपके SIN नंबर के बेस पे। और वेदर इस कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी, येस और नो, तो अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए फॉर्म है, तो यहाँ पे आप नो फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ओके, ये भी आपका ऑटोमेटिक आपका फिल होके आएगा। आपको फिल करना है आपको 8 पॉइंट से। यहाँ पे आपके डालेंगे आप पेड अप कैपिटल, जो कि आपकी बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट आप कैरी कर लीजिए, तो बैलेंस शीट के बेस पे आपको ये सारी फिगर्स फिल करनी है। सबसे पहले आप डालेंगे पेड अप कैपिटल, उसके बाद फ्री रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, यहाँ पे उसके बाद डालेंगे आप एक्यूमुलेटिव लॉसेस, अगर आपका कोई है, नहीं तो आप 0 फिल करेंगे। आप ब्लैंक मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको एरर देगा। तो जो भी आपके लिए आपको जैसे कि आपका बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, नील है, तो आप 0 फिल करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, इस तरह सबके सारी फिगर्स आपने फिल करनी है और जो फिगर आपकी नील है वहाँ पे आपने 0 फिल करना है ताकि आपको अपलोड के टाइम में कोई एरर ना आए। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे अदर इंटेलिजेबल एसेट फिल करनी है। उसके बाद आपका ये नेटवर्थ आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्योंकि टच लिस्ट में कोई चेंज है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग मनी और लोन रिसीव्ड बाय ए कंपनी बट नॉट कंसिडर एज ए डिपॉजिट टर्म ऑफ रूल 21C ऑफ द कंपनी एक्ट रूल 2014, तो यहाँ पे आप वो फिल कीजिए। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग आपने कोई कराई है तो आप वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अटैचमेंट के अंदर आप ऑडिटर अटैचमेंट अटैच करेंगे। ऑडिटर अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे आपने अपना बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे डेट उसकी। ठीक है, और यहाँ पे आपका GST जिसके अटैच करें वहाँ पे उसको चूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चूज़ करने के बाद आप चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। चेक फॉर्म में क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई एरर नहीं होगी तो आपका प्री सिक्योरिटी बटन इनेबल हो जाएगा। प्री सिक्योरिटी बटन इनेबल होने के बाद आप TSC अटैच करेंगे यहाँ पे क्लिक करके ट्रैक्टर्स के, और यहाँ पे आप ट्रैक्टर्स का SIN नंबर डालेंगे उससे पहले, और उसके बाद आप प्री सिक्योरिटी में क्लिक कर देंगे। प्री सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद आपका DSC अटैच हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म को सेव कर देंगे और आप अपलोड कर सकते हैं MC की साइड में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब हम बात करते हैं वापस उसकी तरफ, 4 ऑप्शन की तरफ जो मैं आपको बता रहा था। पर्पस ऑफ द फॉर्म, इन 4 ऑप्शन के बेस पे आपकी जो नीचे ऑप्शंस आ रही हैं फिल करने की वो आपकी चेंज हो जाएगी। ऑनलाइन रिटर्न, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि आपने, अगर आपका एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट 1 टाइम आपका डिपॉजिट है, आपका एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है तो आपको इसको चूज़ करेंगे। अगर आपका रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है तो आप इसको क्लिक करेंगे। इन केस अगर आपका एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है अंडर सेक्शन 21C तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आपका बोथ है, एग्जेम्प्टेड भी है और रिटर्न डिपॉजिट भी है, तो आप उसको 4th ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी,
अब हम चूज़ करेंगे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो आप देखिए इसके अंदर ऑप्शंस आपकी चेंज हो गई हैं। ये देखिए इसके अंदर एक डी पॉइंट और ऐड हो गया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट दैट इज 35% ऑफ द अबव इन केस ऑफ ऑल कंपनी अदर देन स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ फिल करना होगा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एज ऑन 1 अप्रैल। बी में आपको फिल करना है टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपको पार्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट फिल करना है 1 अप्रैल और एंड ऑफ द ईयर, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ। उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, जिस सारी फिगर आपको बैलेंस शीट से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डेट हैव मैच्योर्ड बट नॉट क्लेम, अगर आपने कोई ऐसा डिपॉजिट है जो कि क्लेम नहीं हुआ, मैच्योर तो हो गया पर क्लेम नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपका कोई ऐसा डिपॉजिट है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कि मैच्योर हो गया एंड क्लेम हो गया पर हमने पे नहीं किया, तो वो भी आपको फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसी तरह आपको पार्टिकुलर ऑफ लिक्विड एसेट्स का भी फिल करना है आपने, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग एज ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड एसेट्स, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, डिटेल ऑफ लिक्विड एसेट्स आपकी अगर कोई है तो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल करना है पार्टिकुलर ऑफ चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एप्लीकेबल है तो फिल करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये तो आपकी थी सेकंड ऑप्शन जो आपने चूज़ किया। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका डायनेमिक फॉर्म ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ऑप्शंस ऑटोमेटिक आपकी चेंज होगी फिल करने की। ठीक है, यहाँ तक आपकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपकी ये 15 ऑप्शन आप इनेबल हो गई आपकी, पार्टिकुलर ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और लोन बाय ए कंपनी बट नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द टर्म्स ऑफ क्लॉज सब रूल 1 एंड रूल 2 ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव किया तो यहाँ पे फिल करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से आपने कोई अमाउंट रिसीव किया है तो यहाँ फिल करेंगे, और यहाँ लोकल अथॉरिटी से रिसीव किया तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने कोई फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव किया तो आपने यहाँ पे फिल करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपने बैंकिंग से कोई लोन रिसीव फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी से तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडी बैंक जैसे कि RBI के अंडर में आते हैं तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। कॉर्पोरेट न्यू बैंक एज क्लॉज D ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर अंडरटेक्स एक्ट, तो आपको यहाँ पे फिल करेंगे। तो आपने ये सारी फिगर्स आपने फिल करनी है। ठीक है, बाकी नीचे की ऑप्शन बिल्कुल सेम है, अटैच करके आपने ऑडिटर रिपोर्ट जो आपकी ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच करके आपने अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट फोर्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे जो कि बोथ के लिए एप्लीकेबल है, तो आपकी दोनों की ऑप्शन जो हैं वो इसमें इनेबल हो जाएंगी, तो आपको दोनों ऑप्शन फिल करके आपको अपलोड करनी है। ठीक है, COD की। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्म। अगर फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, वैसे अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली अटैच कर सकते हैं और आपका DPT फॉर्म बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्ले लिस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ROC से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपकी मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको जल्दी से जल्दी आप देख पाएंगे। अगर आपको भी कोई वीडियो अगर आपको वीडियो कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसकी वीडियो भी अपलोड जरूर करूँगा। ठीक है, मैं दोबारा से कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।